बढ़िया डिस्कसन चलती मुझे बसिक देखुली निश्चित भाव में पे आम जो मॉक पार्लियामेंट ये भाया जब विभिन्न जगार कले विभिन्न स्कूल कॉलेजेस कले पे नॉलेज बढ़ो से सब जिन से आगू जापर डिबेट्रे भाग नहीं पारे तो लगुच यहाँ बहुत बढ़िया पदक्षेप मु भावुची तुम मैंने गोटे कथा निश्चित शिखि आमे जदि परस्पर सहित हाथ को हाथ मिले मन को मन मिले जेकोसी काम करवा आमे निश्चित से काम सफलता लाभ करवा जहाँ तमें मैंने 2 दिन धरी कर देखैछ। कलराबंक गाँव रे मंदिर डाक्तरखाना इंग्लिश मीडियम स्कूल आमर जनरल हाई स्कूल एवं हॉस्पिटल रास्ता इरिगेशन प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिफिकेशन यार जो डेवलपमेंट अच्युत सामंत को भगवान सताय करंतु मु बहुत मुग्ध जे एठार पिला माने केवल ओडिया नुहे किंतु इंग्राजी एवं हिंदी रे एते सुंदर भाव में कहि पाउछंती। आज जो अनुष्ठान हेची उत्सव हेची खूब भल भाव में आयोजना सब हेची खूब सुंदर हेची मते बहुत भल लागुची। कल्ला बांक वाला जगह रे इति भली शिक्षानुष्ठान तार कलेबर तार भित्तिभूमि मु भुवनेश्वर कटक जिते सर्वोच्च इंग्लिश मीडियम स्कूल सब अच्छी जहाँ मुझे देखी सब ता तुलन कौन तुलनात्मक भाव में कम ना कल्ला बांक आउ से पिलांकर पार्लियामेंट देखिली ये पिला माने एते टैलेंटेड जे बहुत भल भाव में प्लेस कर भल भाव ट्रेनिंग दिखाई यहाँ जदि यू सी आकाउंटेड हेल्ले फ्यूचर पाई गोटे डेमोक्रेसी विल बी मोर स्ट्रेंथेन एंड ग्रास रूट आम पिला को तैयारी कर केबे दिने कलरा बांकर गाँ स्वप्न रे भाबिथिला कलरा बांक दिने एमिति हबो मु तो धन्यवाद देवी एठू थाई कि ए कलरा बांक गाँव को जे करिसेंती आउ एठू थाई कि जे भारत रे मध्य गोटे सुपरिचित व्यक्तित्व डॉक्टर अच्युत सामंत महोदय को तांकर विजन आउ डॉक्टर इति सामंत अपांकर विजन रे आज कलरा बांक गाँव रे एई स्कूल हेची एई परिवेश एठी हेई परिची। पिला दिनटा होची तम पई संपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट दिन एई भलिया जो मॉक पार्लियामेंट हो एई भलिया जा आयोजन करू एइथिरे पिला ता मन खोली करी कहे ता बापा मार दोष गुण कहबो शिक्षकर दोष गुण भी कहबो सेही दिन से चांस पाए तेणुक आमे आम पिला को बुझिबा दरकार तार मानसिकता बुझिबा दरकार। प्रकृत सम्मान टू अच्युत बाबू किंबा इति मैडम को बा तांको परिवार जो माने भी या सहित संश्लिष्ट अछंती प्रकृत सम्मान से दिन मिलिबो जो दिन ए गारू जने प्रकृत नागरिक हित बाहर मु एज अपोजिशन मेंबर प्ले करूथली रोल मॉक पार्लियामेंट मोर फर्स्ट टाइम तो बहुत खुशी लगुची बिकॉज आधुरु बहुत सारा नॉलेज आम गेन करूचु यहाँ आम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में ट्राए कर आम स्कूल मॉक पार्लियामेंट होची मु एथरे एमपी होची गवर्नमेंट ऑफ कटक तो बहुत खुशी लगुच जॉइन कर आम बहुत किसी लाभ अच्छे आमको ए हायर एजुकेशन किसी शिखा मिलूँ आम जानूँ पार्लियामेंट केमती कौन होमती बिल पास होमती क्वेश्चन आवर हो बहुत जिन शिखा मिलूँ। पार्लियामेंट मान्यवर लोकसभा बाचस्पति आसुचंती A very good afternoon to the House. All the fellow parliamentarians are requested to take the oath with me to begin the proceeding. मैं जो संसद में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित हुई हूँ मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। Now I declare the House to open. Honorable members, I,
welcome you all to the winter session of the Youth Parliament. I hope this session will be a very fruitful one as we sit out to deliberate the important matters concerning the nation. Now, our Honorable Prime Minister will introduce the new ministers to the House. ऑनरेबल स्पीकर मैम, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपको नए मंत्रियों को तथा सदन के सभी सभार्थियों को परिचय करा रही हूँ। श्रीमती खुशबू एज इरिगेशन मिनिस्टर, श्रीमती आदित्य वर्मा एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड श्रीमती आस्था रथ एज द कल्चरल मिनिस्टर। Now, the question hour starts. Question number 101, Srimati Jyoti from opposition. आदरणीय स्पीकर मैडम, इस सदन को मेरा प्रणाम। मैं जीएसटी के बारे में सरकार से पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुषमा स्वराज जी के बात को दोहराना चाहती हूँ, जो कि पहले यहाँ बैठते थे और हम वहाँ। वो कहते थे आम आदमी डाटा कुछ नहीं समझता, वो तो बस यह देखता है कि जेब से कितना गया और कितना आया। उनके बात में हमेशा कुछ सुझाव होता था, इससे हम भी मानते थे। तो इससे हमारी एक कहावत याद आई, भगवान ने गाय बनाई, गाय से दूध मिला, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि आज की सरकार ने भगवान और गाय को छोड़कर बाकी सब पर जीएसटी लगा दिया। Shri Shreyans from ruling. आदरणीय स्पीकर मैडम, ये सदन को मेरा नमस्कार। जैसे कि ऑपोजिशन ने यह मुद्दा उठाया, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो जीएसटी के लिए जो पैसा जो देश से कलेक्ट करती है वो अपने जेब भरने के लिए नहीं लेती, वो इस देश की डेवलपमेंट के लिए लेती है। ये बात आप समझ लीजिए। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसका मुख्य कारण है कि बहुत लोग आज इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी आज हमारी सरकार ने हर गांव में गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स आदि की सुविधा उपलब्ध की है। उन्हें तो सरकार का आभार मानना चाहिए। Question number 102, Shri Satprem from opposition. आदरणीय स्पीकर मैडम, जैसे कि सरकार ने कहा कि वह जनता को मुफ्त में खाना, पानी, बिजली देती है और इसके वजह से उन्हें सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। भाई, हम मानते हैं कि हमने गलतियां की हैं, क्योंकि जो काम करते हैं उनसे गलतियां होती रहती है, वरना हम थोड़ी यहाँ बैठते, हम तो वहाँ बैठते, आपके पास बैठते। जब सरकार जनता को खाना देती है तो जनता भी प्यार से खाता है, क्योंकि जनता के लिए सरकार उसका माँ बाप है, यह उनका अधिकार है। क्या उनके अधिकार के लिए वे सरकार से आभार व्यक्त करेंगी? क्या यह है सरकार? इतनी घृण विचार रखती है? Respected Speaker Ma'am, GST bill was passed with the decision of GST Council. ये गलत बात है। आप लोग शांत रहिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। With all the permission of council members, GST bill was passed and executed in the development of our country. All the benefits goes to public. Now, roads are developing, defense system is strong, new companies are also developing, which gives more and more opportunities for employment. माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम लोग टैक्स कलेक्ट ना करें या फिर ऑपोजिशन के लोगों को हमारी टैक्स कलेक्शन से इतने ही प्रॉब्लम है, तो क्या वो लोग पैसा देंगे देश के डेवलपमेंट के लिए? आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। रेस्पेक्टेड स्पीकर मैम, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनाई, जिसे हमारी यूपीए सरकार ने भी बढ़ावा दिया। मिड डे मील योजना भी बनाई। लेकिन मैं यहाँ कुछ बता देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले पेपर में आया था, एक 6 साल की बच्ची कीर्ति दुबे ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा था, एक पेंसिल के लिए। तो आप सोचिए कि ये योजना एक पेंसिल के लिए कहाँ तक सफल है। Now the government is saying that he is giving job opportunities by setting new companies with the collection of GST. Now I would like to give some data that show how unemployment rate in India is going on from past 5 years. In 2017, the unemployment rate was 22.24. In 2018, it was 22.55. In 2019, it was 22.98.
In 2020, it was 23.24. In 2021, it was 24.11. This data shows that how unemployment rate in India is increasing. Now, I really ask the Honorable Prime Minister to speak on this. Honorable Prime Minister, please. ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं अपनी ऑपोजिशन के दोस्तों की शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना खासा होमवर्क किया है। अगर हम होमवर्क नहीं करते तो आप लोग शांत रहिए। हम मानते हैं हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसका जिम्मा भी हम लेंगे, पर एक काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे। कि आप लोग बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश को देते हैं। अगर बेरोजगारी का आंकड़ा पूरे देश का है तो रोजगार का आंकड़ा भी पूरे देश का बनता है। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं बता रही हूँ और आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं होगा तो आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। पश्चिम बंग की सरकार, कर्नाटक की सरकार, ओडिशा की सरकार, केरला की सरकार, हम तो नहीं है वह और ना ही एनडीए है, पर इन 4 सरकार ने खुद ही घोषणा की है कि इन 3-4 सालों में इन लोगों में करीब करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। क्या आप इसको भी इनकार करोगे? क्या इनकी रोजगार नहीं कहलाएगी? मैं देश की आर्थिक तौर पर समृद्ध राज्यों की चर्चा नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं हमारी सरकार की चर्चा कर रही हूँ। मैं उन सरकार की चर्चा कर रही हूँ जहाँ आपके लोग बैठे हैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं। अब जब बेरोजगारी की बात आती है तो आपको पता है, हमें पता है, पूरे देश को पता है, तो आप लोग जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। Question number 105, Srimati Swayam Prabha from opposition. Respected Speaker Madam, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट से। अगर आप कहते हैं कि आप जीएसटी रोड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने एक्सीडेंट क्यों? हमें डेवलपमेंट दिख क्यों नहीं रहा? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? श्रीमती सादिया। हम रोड एक्सीडेंट्स को लेकर बहुत दुखित हैं, इसलिए हमने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। पहला, हमने रोड्स में 3 व्हीलर्स में सीट बेल्ट मैंडेटरी किया है, उसके साथ साथ एयर बैग भी मैंडेटरी किया है। दूसरा, हमने ट्रैफिक का रूल्स अब तक देने के लिए बंदोबस्त किया है और रोड्स में कैमरे भी लगाए हैं। और हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें एमपी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और आरटीओ के कई मेंबर हैं जिन्होंने अपने एरिया की एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ली है। और हमने आरटीओ के 18 सेवाओं को भी डिजिटल कर दिया है, जिसकी वजह से आरटीओ वाले नाराज़ हैं थोड़ा, मगर लोगों के लिए हमें करना पड़ता है। मैं लोग से और लोक प्रतिनिधियों से सहयोग की उम्मीद करती हूँ ताकि हम अनमोल ज़िंदगी को बचा सकें। Now, our Honorable Prime Minister will introduce the new bill to the House. Now, it start. ऑनरेबल स्पीकर मैम, 2016 और 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई यानी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र करती हूँ। सरकार की तरफ से प्रायोजित कुल 950 योजनाएं हैं और जीडीपी आवंटन, बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी थी 5%। ऐसे ज़्यादातर योजनाएं आवंटन के मामले में छोटी हैं और टॉप 11 स्कीमों की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50%। इसे ध्यान में रखते हुए सर्वे में यूबीआई को मौजूदा स्कीमों की लाभार्थियों के लिए विकल्प के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है। UBI or Universal Basic Income can be understood as a basic living stipend in which all the citizens of a given population regularly receive a legally stipulated and equal financial grant paid by the government without a means of test, but there are roadblocks to it being a successful scheme. Inflation plays a major role in economic graph of a country. More the amount of money, lesser the value of money. So inflation keeps increasing, then in response, government will have to increase the amount of basic income of yours. There are many more numerical analysis and representations on internet of results on implementing UBI. It will affect tax return and service work and experience and by extension the economy. It will affect fund management and balancing. It will also affect health and poverty.
UBI doesn't distinguish between deserving and undeserving. So giving a fair and equal amount of money to both productive and unproductive will be unfair. This has also been raised as an argument among criticists. So assuming UBI as a potential solution to automation might get easy acceptance, we will have to wait and watch before making any judgment. Yes, Shri Satprem from माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये बिल इतना ही ज़रूरी था तो इसको इतने देर से क्यों लाया गया, जबकि चुनाव को और 1 ही साल रह गया। क्या हम ये सोच सकते हैं कि सिर्फ वोट के लिए सरकार ने इसको चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम को लाए हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं? ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं ऑपोजिशन की धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। यूबीआई इंडिया में बहुत ही लेट में आया, ये तो 16th सेंचुरी से आ चुका है। तो अगर हम यूबीआई की हिस्ट्री को देखें तो 16th सेंचुरी की अंग्रेजी दार्शनिक और राजनेता थॉमस मोरे ने अपनी सबसे प्रसिद्ध काम यूटोपिया में इस विचार का उल्लेख किया है। और तो और मार्टिन लूथर किंग जनवरी 1967 में पब्लिश्ड अपनी पुस्तक Where do we go from here चार्ल्स और कम्युनिटी में गारंटीकृत आय का प्रस्ताव रखा है। तो ऑपोजिशन से मैं अति सम्मान सहित कहना चाहती हूँ कि ये बिल हम इलेक्शन देख के नहीं, सिचुएशन देख के लाए हैं। अगर कोरोना की बात ना होती तो पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी इतना नहीं होता और हमें इंडिया में यूबीआई को इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट करने की सोच भी नहीं पड़ती। तो आप अपने सोचने के विचार को थोड़ा बढ़ाइए। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, और हमने सुना है मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पड़ा हुआ था, पहले सरकार ने उसके बारे में बताया, उसका क्या हुआ? ऑनरेबल स्पीकर मैम, देखिए मैं बताना चाहती हूँ, देयर वाज आल्सो एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन मध्य प्रदेश in the year as a pilot project in the year 2010. Around 20 villages were chosen, out of which 8 villages were given basic income and rest of the 12 were not given basic income to observe the difference in case of income being given and income not being given. This was also one of the first experiment on basic income where the results were extremely positive. So my question is, if we give the money to the family rather than giving it per head, will decrease the amount of money given. As our nation has a huge population, it will be a good policy. So I'd like to ask the government to act on this. श्रीमती सादिया। आदरणीय स्पीकर मैडम, पहले हमने परिवार वाइज के हिसाब से देने का सोचा था, परंतु इसमें एक दिक्कत आई। हर परिवार में जनसंख्या अलग अलग होती है, किसी में 4 तो किसी में 8। दूसरा, आजकल की जनरेशन में परिवार के लोग अलग अलग भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानने में तकलीफ होती है कि कौन किस परिवार से है। तो इसलिए हमने पर हेड यूबीआई देने का सोचा। रांची कॉन्स्टिट्यूंसी। आदरणीय स्पीकर मैडम, अगर हम पर हेड पैसा दें तो सरकार को भी पता है, हमें भी पता है कि गरीब लोगों को तो पैसा मिलेगा, पर शायद उस तरफ बैठे सरकार को नहीं पता कि वो लोग गरीब लोगों के साथ साथ अमीरों को भी पैसा दे रहे हैं, जो सरकार के लिए वेस्ट ऑफ मनी ही है। तो सरकार इसके बारे में क्या सोचा है? यस। आदरणीय स्पीकर मैडम, हमने इसके बारे में भी सोच रखा है। जब अमीर लोगों को पैसा मिलेगा तब हम इनकम टैक्स की ओर पे लेंगे। इतना ही नहीं, उसके अलावा जब वो ओपन मार्केट में मार्केटिंग करेंगे तब हम जीएसटी की ओर पे लेंगे और गरीबों को देंगे। अगर रिटर्न ही लेना है अमीरों से तो देते क्यों हो? यस श्री समीर। आदरणीय स्पीकर मैडम, so you want us to give money only to poor people rather than giving to whole population, right? Yeah. But the problem is हम डिसाइड कैसे करें? हम डिसाइड कैसे करें कि कौन गरीब है और कौन अमीर? आदरणीय स्पीकर मैडम, जैसे मैडम ज्योति ने पूछा गरीबों के जीएसटी के बारे में, ऑपोजिशन ने तो कोई सही उत्तर नहीं दिया। यूबीआई मिलने से क्या फायदा जबकि अमीर और गरीब दोनों को ही जीएसटी देने पड़ते हैं। जीएसटी अमीरों के लिए ज्यादा, गरीबों के लिए कम तो नहीं हो जाती? हाँ, ये गरीबों के लिए कम नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं सोचे, हम दूसरों की तरह अपने जेब में पैसे रखने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। बात मत कीजिए, देखिए आप शांत रहिए, आप मत बताइए कि हम उनको बोलने दीजिए। आप शांत रहिए। जिस बच्चे के माँ बाप बिजनेस करते हैं उन बच्चों को भी पता होता है उन्हें बड़े होकर अपने माँ बाप के बिजनेस को संभालना है, पर वे तो पढ़ाई करते हैं, वो तो पढ़ाई नहीं छोड़ते। पर सोचिए, जो बच्चे अपनी पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, अपने सपने को पूरी नहीं कर पाते, अगर
यूबीआई लागू हो जाए, इन बच्चों का सपना पूरा हो जाएगा। इन्हें कम उम्र में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं ऑपोजिशन से अनुरोध करता हूं कि वो इसे विस्तार से सोचें। गवर्नमेंट ने अकेले ही अमीर और गरीब दोनों को पैसा दिया, तो मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अमीर की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पता होता है कि वो अपने माँ बाप का बिजनेस ही संभाले, तो उन्हें पैसे क्यों देते हैं? वो तो स्कूल ना जा सकते हैं, वो तो उसे पता है कि उसे घर बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। यस ऑनरेबल प्राइम ऑनरेबल मिनिस्टर। स्पीकर मैम, उन्होंने बताया जो बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनके बच्चे माँ बाप बिजनेसमैन हैं, तो उनको क्यों मिलेगा? हमारा काम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल का मतलब होता है सबके लिए, ना कि किसी एक आइडेंटिफाइड के लिए। तो यूनिवर्सल मतलब सबको ही मिल सकता है। और जो बात रही बिजनेसमैन को मिलने वाली, वो लोग अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक रहे। यस ऑपोजिशन लीडर। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, हम मान लेते हैं सरकार ने सबको पैसा दिया। क्या सरकार ने सोचा है उन लोगों का क्या जिनका जॉब लॉस हुआ है? उनके मानसिक स्थिति का क्या? रिस्पेक्टेड मैम, एक वर्किंग आदमी बिना काम किए कितने दिन रह सकता है? एक दिन, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, कितने दिन? उनके मेंटल हेल्थ का क्या, जिनका परिणाम डिप्रेशन में आता है? क्या सरकार हर घर में साइकियाट्रिस्ट नियुक्त करने की सोच रही है? बताइए सरकार। शांत रहिए, शांत रहिए। अगर हम भी रूल करें कंट्री को, हम भी हमारे मिनिस्टर निकाले, आप लोग बैठे बैठे करोगे क्या? बताओ क्या करोगे? Honorable Speaker, ma'am, I totally oppose this bill because this UBI bill have many detriment. Our country should not adopt the UBI policy. कि इसका मुख्य कारण है कि यूबीआई को लॉन्च करने का कि लोगों में से जो पॉवर्टी है वो रेट बहुत डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो लोग मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइसेस के गुड ऑटोमेटिकली कम होंगे ना, और जीएसटी तो उतना ही रहेगा ना। अगर सब मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो काम कौन करे? हम करें ना आप करेंगे? बैठिए। I shall put the motion regarding UBI Bill 2022 to vote. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Those who are in the favor will raise their cards. Number of vote in favor 11, and number of vote who is not in favor 17. Secretary General. Madam, with your kind permission, I like to report Lok Sabha meeting on 19 November 2022. The UBI bill was not passed, so I leave the copy of the bill on the table. आदरणीय स्पीकर मैडम, जैसे गवर्नमेंट ने कहा हम 2G काम कर रहे हैं, पर उन्होंने भूल गए हमने IIT बनाई जिसमें वो पढ़कर 5G बना रहे हैं। Question number 145, Srimati Jyoti from opposition. Honorable Speaker Madam, the recent floods in Godavari River resulted in adverse and misery for the tribal living in Andhra Pradesh, who have to chalk up the hills to save themselves from the flood. Ma'am, can the minister say the measures taken to ensure for after such people belong to the tribal community in the state after the flood? Now, the House is adjourned till 19 November. Honorable member, please take your seat. Good afternoon, honorable member. As we today, it is my sad duty to inform the House of the demise of our former colleague Sri Mulayam Singh Yadav. He was the founder of Samajwadi Party.
he formed 3 non-consecutive terms as the Chief Minister of Uttar Pradesh, and he also served as the Minister of Defence Government of India. And he was died at the New Delhi on 10th October 2022 at the age of 82. And from our side, I am Filfiri Sharo, and leader of the house, please say something. Ma'am, I rise to pay my tribute to Shri Mulayam Singh Yadav, whose death has been deeply mourned by all. He was a young man who came from a family of freedom fighter and whose father has made a name for himself. And this tradition was carried out by the family. He was with us to the very last moment. He seemed to be well and happy, and therefore the shock of his passing was the greater. He had a bright future before him. I should like to extend my deep condolence to this family. Thank you. Leader of the opposition, please. Madam, I associate myself with the tributes paid by you and leader of the opposition. I had the privilege to work with Ms. Shri Mulayam Singh Yadav as a colleague. He was a person of because of his lovable nature, and he never annoyed anyone. And he was always with a smiling face, and he was a very good, very open-hearted person, and we lost a social worker, political worker, and a public man in him. I would like to associate myself and my party in sending our condolences to the bereaved family. The house may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Again, very good afternoon, honorable member. Today we are gathered here to discuss about the topic that India's role on Ukraine-Russia war. ऑनरेबल मेंबर, यूथ संक्रमणशील होता है। एक चिंगारी उठी नहीं कि हजारों कवर से हवा देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। संघर्ष तब होता है जब व्यक्तियों, समूहों, समुदायों और संप्रदायों के बीच असहमति पैदा हो। असहमति के फलस्वरूप मतभेद, प्रतिरोध, विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक आदि कष्टों से गुजरना पड़ता है। वो अपने संस्कारों, लिंगों के आधार पर अपनी धारणाओं को बनाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने भी बहुत नुकसान किया है और ये दिन ब दिन विकसित होते जा रहा है। ये ना ही केवल उन दोनों में सीमित है बल्कि सारी विश्व को इसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। यूक्रेन वॉज द मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन until 1991 when it disintegrated, and Russia had tried to maintain the country in its orbit. Since then, 2014, a separatist insurgency started in Ukraine border at the Eastern Industrial Heartland. So, what about your opinion about it? Leader of the House, please. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून मैम, जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत और रशिया बहुत अच्छे मित्र हैं, और लेकिन यूरोपीय जो देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस मित्रता को, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस मित्रता को सपोर्ट नहीं करते हैं। और भारत और रशिया जब बहुत से काम एक साथ भी किए हैं, जब सन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तब उसमें भी रशिया ने भारत का हेल्प किया, और जब कारगिल युद्ध और पुलवामा घाटी में जब युद्ध हुआ था तब भी रशिया ने भारत का हेल्प किया था, और जब भारत नॉन परमानेंट मेंबर था सोवियत सिक्योरिटी काउंसिल का तब भी भारत के लिए रशिया ने उसका हेल्प किया था। और रशिया ने हमें 60% हथियार देता है जिससे हमें युद्ध में लड़ाई करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं जो हथियार, और रशिया ने हमें अच्छे डिफेंस सिस्टम दिया है जिसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और हमें इसी चीज़ के लिए, और हमारा जो मित्रता है वो बहुत गहरा है रशिया के प्रति, तो हमें इस चीज़ के लिए रशिया का साथ देना चाहिए। थैंक यू। Good afternoon to the leaders. Good afternoon to the all member present over here. Ma'am, I have a point that Ukraine has been positively cooperating with India at international level. Also, Ukraine support the resolution of the issue of Jammu and Kashmir on the basis of similar agreement by India and Pakistan. And families of India diplomats have been also requested to return in light of situation. And Air India is operating commercial flight to Kyiv this week to facilitate their departure. Thank you. रशिया और भारत कितने अच्छे मित्र हैं ये तो हम सभी को पता होगा ना। वो कितने अच्छे, उन्होंने यह सूचित भी किया है कि हम लोगों ने कि वो बहुत अच्छे मित्र ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम एक साथ भी किए हैं। जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो रशिया का साथ किसी ने नहीं दिया और उसकी आर्थिक स्थिति में उसको कमज़ोर बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन भारत अब शांत रहा और उसने आगे आके रशिया की मदद की। रशिया से भारत बहुत ही कम कीमत में पेट्रोलियम और गैस खरीदता है जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को, क्योंकि वो सुधारना चाहता है, जो थोड़ा बहुत ही सही लेकिन वो सुधारना चाहता है। Yeah, ma'am, I'm totally agree with you. But
a sudden question was arising on my mind that whether there was any reason for India's abstention from UNSC and UNHRC for voting regarding the ongoing Ukraine crisis. If so, what is the reason behind this? Honorable Prime Minister of India spoke with President Vladimir Zelensky of Ukraine on 26 February and again on 7th March. In these conversations, PM expressed deep concern about the outgoing conflict and resultant humanitarian crisis. PM reiterated his call for immediate cessation of violence and noted that India has always stood for peaceful resolution to issues and direct dialogue between two parties. The unfolding development in Ukraine have also played out in the United Nations, in particular at the Security Council, where India is surviving as a non-permanent member. India's position on the conflict of Ukraine has been steadfast and consistent. मैम मैं उनके प्रत्युत्तर में ये कहना चाहूँगी कि if we don't support Ukraine in Russia-Ukraine war, then we will be on loss because stakeholders India's wheat has been to be right in wheat price by 6% as Ukraine. If we support Ukraine, we also have profit. और हमें जो profit मिल रहा है वो है wheat export. अगर आप देखोगे तो रशिया एंड यूक्रेन टोटल मिलाकर 30% ग्लोबल wheat ट्रेड करते हैं और इस बार जो हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है भारत में पहली बार 111 मिलियन प्रोडक्शन हुआ है और वो भी वीट का और हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन अब उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। भारत के हर मुसीबत पर उसके साथ कोई देश हो या ना हो पर रशिया ने भारत का साथ हर रोज़ देके आया है। रशिया ने इंडिया को इंडो पैक वॉर में भी सहायक किया है। जब सारे देश इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे तब रशिया एक ऐसा देश था जो सभी देश के अगेंस्ट आकर भारत को सपोर्ट किया था। अपना समर्थन बहुत ही अच्छे से रखा और उनका मानना ये है कि भारत को रशिया के साथ अपना संबंध बनाए रखना होगा। इसलिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उनका मानना ये है कि हम रूस को सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैम हम चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में जुड़े क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में जुड़ता है तो वह अपना कुछ नहीं हारेगा और उसका सिक्योरिटी लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा। पुतिन कभी नाटो के देश पे हमला करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और अगर उन्होंने हमला किया भी तो वह नाटो के सोल्जर्स के साथ यूक्रेन के आर्मियों को मिलकर लड़ते देखेंगे। जैसे कि आपने बोला अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाएगा तो वो कुछ नहीं हारेगा बल्कि उसका मिलिट्री पावर और भी बढ़ जाएगा। तो पहले आप मुझे ये बताइए, शायद आपको पता नहीं होगा नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी नहीं चाहता कि इस वॉर में ना ही रशिया ना ही यूक्रेन जीते, बल्कि वो चाहता है कि और भी दंगा फसाद हो। फिर भी आप अभी तक इस वॉर में उसी से सपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ वहीं से ही ला रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये अच्छा लग रहा है? और पहले तो आप हमें ये बताइए, रशिया यूक्रेन तो एक रशिया का ही पार्ट था ना, तो अभी वो डिवाइड हो गया है तो दोनों देशों की सीमा भी एक थी, बट स्टिल यू वांटेड टू जॉइन नाटो, इज इट करेक्ट? क्योंकि रशिया तो हमेशा से ही यूक्रेन पर दबदबा बना रहा है और रशिया तो एक बड़ा कंट्री है, वो यूक्रेन को क्यों लेना चाहता है? आप ये कैसे कह सकते हैं हम यूक्रेन के ऊपर दबदबा बना रहे, जबकि यूक्रेन तो रशिया का ही पार्ट था, हम लोग कैसे उनके ऊपर दबदबा बना सकते हैं? यूक्रेन ने इंडिया के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे ड्यूरिंग एरो इंडिया 2021 यूक्रेन साइन 4 एग्रीमेंट्स फॉर वर्थ ₹530 with India, which includes sale of new weapons as well as maintenance of upgrades of exiting of one in the service with the India Armed Forces. India has friendly relations with Ukraine even when the latter was a public part of the Soviet Union. Annual Foreign Office consultations are held in the secretary level. Thank you. Honorable Ma'am, we want to inform that there are 28 agreements signed between India and Russia at the summit level. Some of the important agreements which have been signed are Roadmap for Science, Technology and Innovation Cooperation between India and Russia for Higher Education, Science and Technology. Agreement on Program of Military Technical Cooperation from 2021 to 2031, that is 10-year defense cooperation, which has been signed since 1994. Agreement on Technology Protection due to cooperation in field of research and use of outer space for peaceful purpose. A cultural exchange program between Ministry of Culture of India and Ministry of Culture of Russian Federation between 2021
to 2024, an agreement cooperation between Reserve Bank of India and Reserve Bank of Russia in the field of responding to cyber attack. आप ये कहना चाहती है कि आपके पास एग्रीमेंट्स का पेपर और इंडिया के साथ अच्छा दोस्ती का सर्टिफिकेट है, तो आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगे, आप जो चाहेंगे वही होगा। इंडिया एक गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक, अहिंसा और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है, तो इस हिसाब से हमें रसिया का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी आए और इंडिया पे अटैक कर दे और इंडिया चुप रहे? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रशिया तो हमेशा ही इंडिया को साथ देता है, फिर भी इंडिया के 18,000 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन को क्यों पढ़ने जाते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यूक्रेन ही बच्चे लोग जो है वो पढ़ने जाते हैं? 20,000 से ज्यादा बच्चे तो रशिया को पढ़ने जाते हैं, क्योंकि रशिया जो है उनको वेरियस स्कॉलरशिप के साथ ही फ्री ट्यूशन भी दे रहे हैं, और जो स्टेशनरीज वो लोग खरीदते हैं उसको भी, उसमें भी पूरा फ्री दे रहे हैं। पेन्स हो, कॉपीज हो, बुक्स हो, नोट्स हो, एवरीथिंग इज फ्री। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ रशिया नहीं जाते, यूक्रेन ही जाते हैं? जितने बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते हैं उनसे भी ज़्यादा बच्चे आपकी रशिया पढ़ने जाते हैं, पर जो बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते हैं उनका डेली एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, क्योंकि यूक्रेन में बहुत अच्छी डिपार्टमेंट्स, मतलब जो कि मेडिकल पढ़ने जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग, आईटी, जो कुछ भी पढ़ने जाते हैं उनका डेली एक्सपेंसेस बहुत ही कम होता है। 2019 से लेकर 2021 तक का जो हमारे पास में लिस्ट है, जिसमें बच्चे कितने गए हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो वो है 436। तो इतने बच्चे हमारे जाते हैं ना रशिया इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ज्यादा जाते हैं? The government of India recognized the Republic of Ukraine as a sovereign country in December 1991 and established a diplomatic relation in January 1992. Ukraine is one of the largest countries in Europe. India has an extensive bilateral relation with Ukraine, spanning all spheres of cooperation. India and Ukraine have signed several agreements in different spheres such as diplomatic relations, visa matters, consular matters, trade and commercial matters, space, science and technology, defense, etc. भारत ने 1950 में रूस से हथियार मंगाने शुरू किए थे। इल्यूशन एयर 14 कार्गो परिवहन विमान भारतीय भंडारों में शामिल किए जाने वाले पहले विमानों में से एक थे। इसके बाद मिग 12 लड़ाकू विमानों को आयात किया गया। 1962 के बाद रूस पर भारत की आयात निर्भरता लगातार होती गई। रूस ने भारत को 2011 से 2021 के बीच 22.8 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य हथियार मुहैया कराए। पिछले दशक के मुकाबले ये 42.5% ज़्यादा रही है। अगर हम साल 2021 से इस व्ययों से बाहर कर दें तो 2001 से 2010 के मुकाबले 2011 से 2020 के बीच रूस ने हथियारों का हस्तांतरण 36.4% ज़्यादा रहा है। During Aero India 2021, Ukraine signed 4 agreements worth 530 crore with India, which include sale of new weapons as well as maintenance of upgrade of existing ones. भारत के 60% हथियार रशिया से आते हैं। अगर हम इस वार में रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में अगर चीन और इंडिया का वार होगा तो रशिया चीन को ही सपोर्ट करेगा, उससे सब न्यूक्लियर पावर और वेपन सपोर्ट करेगा, इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। रशिया जो भारत को 60% हथियार देता था और वो देना भी बंद कर देगा, जिससे हमारे इंडिया के न्यूक्लियर पावर में बहुत वीक हो जाएगा। इसीलिए हम रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया 60% वेपन्स रशिया से ही क्यों लाता है? और भी तो कंट्री हैं जैसे कि कनाडा, इजराइल, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे की कंट्री। रशिया और भारत का अच्छा संपर्क है, इसीलिए रशिया हमारे भारत को बहुत चीपर अमाउंट में वेपन्स प्रदान करता है। आप हर वक्त, हर दिन, हर टाइम रसिया से ही क्यों खरीदारी करते हैं? अगर आप दूसरे कंट्री से खरीदारी करेंगे तो आपका क्या लॉस हो जाएगा? नहीं, आपका तो प्रॉफिट ही होगा ना। दूसरे कंट्री के साथ आपका दोस्ती भी हो जाएगी। मिस सुशील जी, आपके प्रति उत्तर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि रशिया के साथ भारत की बहुत पहले से ही अच्छी संपर्कता है। इवन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी रशिया गए थे, तो हम अपनी बरसों से चलती आ रही इस मित्रता को नहीं तोड़ना चाहते इस वॉर के कारण। मैम, आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट दिस। ओके प्लीज। अर्ज किया है हम एक दिन कुछ ऐसा कर जाएंगे, कोई हमें बुरा कहेगा तो कोई अच्छा बताएंगे, पर इस देश के इतिहास में हम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। In 2020, India imports from Ukraine vegetable fat and oils, cleavage products about $1.59 billion.
In the same year, India imports from Ukraine fertilizers about 232.80 million US dollar, about 8.08 million US dollar, organic chemicals about 3.84 million US dollar. जैसे कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर ने बताया कि क्या क्या इंपोर्ट होती है फ्रॉम यूक्रेन, सो आप क्या कहना चाहेंगे फ्रॉम द रूलिंग पार्टी साइड? In the year of 2020, India imports fertilizers at the value of 609.73 million US dollar. In the same year, India also imports salt, sulfur, stone, plastic, limestone and cement 113.53 million US dollar, plastics 110.42 million US dollar, iron and steel rubber 83.98 million US dollar, musical instrument parts and accessories 1.44 thousand US dollars, live animal 465 US dollars. ओके, प्लीज से। सिर्फ मौसम ही नहीं बदलते यहाँ, सिर्फ मौसम ही नहीं बदलते यहाँ, लोगों की फितरत भी कहाँ एक जैसी रहती है। अर्ज किया है, जिस तरह फर्क होता है खुदा और फकीर में, जिस तरह फर्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में, जो हम पा लिए वो किस्मत और जो ना मिले वो हाथों की लकीर। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो आसमानों की ऊंचाइयों को छूना बाकी है। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन है। ओके प्लीज। क्या ये आप ये बता सकती हैं, रशिया ने तो क्रीमिया को इंडिपेंडेंट बोल दिया था डोनबास रीजन के साथ, फिर उसने वार करके उन दोनों को वापस क्यों लिया, जबकि उन दोनों के बीच मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें लिखा था कि इन दोनों रीजन को लेके रशिया और यूक्रेन के बीच कभी वार नहीं होगा। क्या आप बता सकती हैं? मैम, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि मिन्स्क एग्रीमेंट जो साइन हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं जबकि उसके 2 महीने बाद ही मिन्स्क एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया था। वो भी दोनों पार्टी से तोड़ा गया था। मिन्स्क एग्रीमेंट को दोनों पार्टी से खुद से तोड़ा था, क्योंकि उसमें ऐसे पॉइंट थे जो कि कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। जैसे कि वहाँ पे था जो विपन रशिया ने यूक्रेन को दिया है और यूक्रेन ने रशिया को दिया है, उन सबको वापस किया जाएगा। तो वो वापस कैसे कर सकते हैं जबकि उन्होंने वो ट्रेड करके ले लिया है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट को तोड़ के रशिया ने यूक्रेन के साथ में युद्ध किया? मैडम अनीशा जी, आप शायद ये भूल रही है कि ये एग्रीमेंट को पहले आप ही ने तोड़ा था। मैम सुश्री, ये आप गलत बोल रही है। एग्रीमेंट को कभी भी हमने नहीं तोड़ा है। एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के जरिए से एक ही दिन में तोड़ा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वार पहले रशिया ने शुरू किया था, यूक्रेन ने नहीं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मिस पायल प्लीज? ठीक है, मान लीजिए कि आपका बात सही है, तो आप ये बताइए आप नाटो में क्यों ज्वाइन होना चाहिए, जबकि रशिया का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है सियाटो। अगर आप उनमें ज्वाइन होते तो हम लोग क्यों वार करते? तो आप क्या चाहते हैं? हम कभी डेमोक्रेटिक नहीं हो, हम हमेशा से रशिया के साथ मिलकर रहे। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो पे ज्वाइन करे, क्योंकि नाटो हमेशा रशिया को अपनी दुश्मन मानता है। इसीलिए रशिया चाहता है कि उसके नेबरिंग कंट्री यूक्रेन उसके दुश्मन से हाथ ना मिलाए। पहले से ही रशिया के नेबरिंग कंट्री नाटो पे ज्वाइन कर चुके हैं। आप साफ साफ बताइए ना, हमारे नाटो में जाने से, हमारे डेमोक्रेटिक होने से आपको प्रॉब्लम है? आप बताइए। Honorable member, the House will adjourn for long. Now I declare the House open. Respected members, have your respected seats, please. Respected members, good afternoon. Now we are going to start the question hour. Honorable members, please. Question number 101. Honorable Chairman, ma'am, will the Minister of Social Justice and Empowerment state that what action the government is taking to eradicate the inhuman medical practice of nurse scavenging in India, and what is government policy for the rehabilitation of nurse scavengers? Minister of Social Justice and Empowerment, please. Honorable Vice President, Madam, manual scavenging is shameful, dehumanizing and barbaric. It must stop. No exceptions, no excuse.
Manual scavenging is a disgrace on humanity, and we feel that the present law is not enough. Considering the urgency, government is taking up this matter as their top priority and draft for the prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation 2013 is the under circulation to the concerned minister and departments. The bills with stricter provisions on eradicating and dehumanizing practice and rehabilitating the people involved is to be introduced in winter session of parliament. Government is already running self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. The scheme is assisting the scavengers for rehabilitation, and we hope to achieve it in a time-bound manner by March 2013. Scavengers and dependents, irrespective of their income, will be eligible for assistance. Honorable Chairman, ma'am, my question through you to the Council Minister that the biggest violator of the law in India is Indian Railways, which has tallest droppings, all the etc. lie on the ground stations, and they employ scavengers to clean it manually. What does the Honorable Minister say about this? Minister of Social Justice and Empowerment, please. Honorable Vice President, Madam, the proposed bill has a strict provision that Indian Railway will ensure that within 2 years, the toilets were converted into a form that does away with manual handling of excreta. Question number 102. Honorable Vice President, क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित शिक्षकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है? Honorable Minister of Human Resources Development, please. ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मैडम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया गया था। तथापि आरटीआई अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य और संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 6 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की पद स्वीकृति किए गए हैं और सर्व शिक्षा के शुरू होने के बाद इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की पद स्वीकृति किए गए हैं, जिनमें से राज्य एवं संघ शासित प्रदेश द्वारा 31 दिसंबर 2011 तक 12 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है। Honorable Vice President, Madam, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार की क्या योजना है? जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2010-11 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर सरकारी स्कूलों में 8 लाख शिक्षकों की प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें परीक्षण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा क्लास कराया जा रहा है। Question number 103. Honorable member, please. Honorable Vice President, Madam, question is to the Minister of Food and Civil Supplies. We to state that what is the latest position of food reserve in the country? Honorable Minister of Food and Civil Supply, please. Honorable Vice President, Madam, the total stock of food grains with the public agencies as on 1st January 1988 was estimated at 14.14 million tons. Question number 104. Honorable member, please. Honorable Vice President, ma'am, my question is to the Member of Home Affairs. Can you please answer that what step government has taken to tackle the terrorism in India? Honorable Minister of Home Affairs, please. Honorable Vice President, Madam, for the information of the honorable members, government is really very sincere in its approach to tackle the terrorism of India. We have taken various steps to counter this problem. We have deployed NSG units in all metropolitan cities. We are also working on giving special commando training to the state police agency so that they can respond effectively during crisis. We have established a special cell to share the intelligence information with state intelligence agencies. Honorable Madam,
My question is to the Minister of Home Affairs. Could you please answer that what step government has taken to stop the infiltration program across the Bangladesh border? Honorable Vice President Ma'am, for the information of the Honorable Member and the House, I want to say that our borders are sealed and intact. There has been a considerable decline in infiltration across the border. Since last 3 years, our soldiers are well alert to handle the situation. Question number 105. Honorable Member, please. Honorable Vice President Madam, whether a large number of complaints have been received by P&T department from telephone subscribers regarding misuse of STD facility by unscrupulous facility person. Honorable Madam, yes ma'am, complaints of this nature have been received. In many cases, investigations showed that there was no screw in meter readings and no unauthorized connections were detected. In a few cases, unauthorized connections were detected and actions initiated against the persons found involved in the malpractice. Question number 106. Honorable Member, please. Honorable Vice President Madam, through you, I would like to ask a question to the Minister of Energy that whether the government have assessed the potential of power generating from tidal waves. If so, the outcome of such assessment, the estimated cost of power generation from tidal waves, vice versa, the conventional method of thermal and hydroelectric power generation, whether the government have formulated any plan to set up tidal power station in the Gulf of Kutch. If so, whether such plans are to be set up other places like Bay of Bengal, etc. And if so, the details thereof. Honorable Vice President Madam, the Central Electricity Authority has undertaken studies and investigation to assess the techno-economic feasibility of a tidal power projected in the Gulf of Kutch, which envisages an installed capacity of about 900 megawatts. There is no proposal at present to the setup of a tidal power projected at any other location. It is estimated that the cost of tidal power generation at the proposed project in the Gulf of Kutch will be about 85 paisa per unit. The average cost of generation from conventional hydro and thermal power projects based on projects recently cleared by the CEA, Central Electricity Authority, are as under: hydro 35 to 60 paisa per unit and thermal 50 to 85 paisa per unit. Thank you, Madam. Honorable Chairman, ma'am, may I know from the Honorable Minister of Energy whether power production can be increased by 500 megavolt and coal worth 30 million tons can be saved through full exploitation of new indigenously developed technology? Honorable Minister of Energy, please. Esteemed Chairman, Madam, yeah, it's a very good question that whether power production can be increased by 500 megawatt and also worth of coal 30 million ton can be saved through full exploitation of new indigenously developed technology. I agree that using tidal energy, we will be able to save coal because at the coastal side particularly, it is very difficult to transport coal and the way from the place where coal is available. That's why if we have tidal energy, we have a project which will give about 90 megawatt. Yes, 90 megawatt worth of power in the Kutch region by tidal wave. When that fructifies, the cost will be more or less the same, 80 paisas on transport of coal. Use of coal will be saved. I agree with the Honorable Member. Question number 107. Honorable Member, please.
Honorable Madam, is it a fact that the reserve of food grain have declined from 23 million tons to 15 million tons during the month of July 1987? If so, what are the steps to fulfill this defect of food grains? Is there any target fixed for rice and wheat during the Rabi season? Honorable Vice President Madam, as far as the availability of the food grain is concerned, the requirement of the buffer stock policy is 21.1 million tons. Against that, 14.4 million tons of food is available in our buffer stock, and the shortfall is only 6 million tons. I hope this will be offset in the next Rabi season and ongoing Kharif season. As far as the storage capacity is concerned, there is a policy that we are constructing additional storage capacity, also so that whatever is the requirement of the buffer stock, it is stored at different places. If you want to know about the present storage capacity, I can supply it to the honorable member. This is a long list situated at different stages. Respected members, now the House will take up the consideration of the Social Media Regulation Bill. Prime Minister, please. Good afternoon, everyone. Honorable Vice President Ma'am, the government bring the bill to regulate social media intermediaries and large internet companies today in the House. We have brought in detail guidelines for digital content on both digital media and OTT platform, over-the-top platform. Recently, India has seen a surge in the number of fake news items in circulation, especially on WhatsApp and Facebook. Absence of editorial control in digital media leads to large-scale users-generated content, which is unregulated. Hence, the bill aims at the oversight and regulation at online content. The issue of content regulation has always been important in India because the diverse nature of India's society in terms of religion, economic status, caste and language. Therefore, the effect that digital media has on society form of the basic of its regulation by the state, while electronic media in India is regulated by the Cable Television Network Regulation Act of 1995. There was no law or a body to oversee digital content. Some people are tracking and undue advantages which lead to too much voice and noises in social media. And also, social media has no age barrier for its user, and online content has lots of influence on young's mind. Hence, the need to regulate it becomes paramount, as any negative influence on young's mind will be detrimental to nation's future in the long run. So please support us and make us bill. Honorable Opposition Leader, please. Good afternoon, everyone. Honorable Madam and my respected colleagues who are seated there. On behalf of my party, I welcome you all. So we are the leader and we are taking this house. Our opinion was recommended, as our PM sir said, that we helped the implementing the bill as an act. We did our best, but it totally depends on your bill. आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट मैम, जैसे सोशल मीडिया से साइबर क्राइम और पर्सनल डाटा लीकिंग के केस बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार ने इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल बनाने की कोशिश करी है, जिससे हमारे देश की प्राइवेसी हमारे ही देश के पास रहेगी और इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज को भी देश से कम कर सकते हैं. Honorable Ma'am, our main motive is to act social media bill is to protect people from fraudulent cases like
साइबर क्राइम, ड्रग डीलिंग, ट्रैकिंग, हैकिंग एटसेट्रा। आपको भी पता होगा इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दंगा फैलाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम ये बिल एक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ आप इसमें हमें मदद कीजिए। मेरा ये उनके पास से सवाल है कि ये सब अनयूजुअल कामों को रुकवाने के लिए वो उन्हें क्या हमारे प्राइवेसी में इंटरफेयर करना इतना जरूरत पड़ गया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबके पर्सनल डाटा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम उन लोगों के पर्सनल डाटा अच्छे से चेक करते हैं जो सब लोग हमारे देश में दंगा फैलाते हैं। दंगा फैलाना मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वो सब काम आप करते ही होंगे, जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, मनी थेफ्टिंग हो गया। अनदर थिंग, मुझे क्योंकि आपके क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हमारे देश को आगे लेने के लिए, जैसे कि चाइना हो गया और अमेरिका हो गया। आपको अच्छे से पता होगा कि ये हमारे देश से बहुत ही आगे हैं। आपने अभी अभी कहा कि हमारा देश चाइना, जापान से पीछे जा रहा है। आप उसका मतलब पता है क्यों जा रहा है? क्योंकि उस गवर्नमेंट में, उस कंट्री में जब आपकी जैसी गवर्नमेंट होगी, वो क्या चाइना जैसे, जापान जैसे कंट्री से आगे जाएगा? आप बोल रहे हैं कि आप लोगों के डाटा में इंटरफेयर करेंगे। आप डाटा में इंटरफेयर करने का मतलब ही समझते हैं या फिर वैसे ही बोल दिया? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, टू इंटरफेयरिंग एनीवन्स प्राइवेट लाइफ इज इलीगल थिंग। आपकी गवर्नमेंट बोल रही है कि लोगों को बोलती है कि इलीगल काम मत करो, और आपकी गवर्नमेंट खुद इलीगल काम प्रमोट करिए। क्या इसे करना चाहिए था? ऐसे होने से क्या एक कंट्री डेवलप होगा? हमारे पास कोई फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे नहीं है जो कि आपके जैसे लोगों के डाटा को चेक करेंगे। हम उन लोगों के डाटा को चेक करते हैं जो कि देश में दंगा फैला रहे हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए थे। तब क्या आप सो रहे थे? जो भी कंपनी भारत में काम करना चाहती है, उनको हमारे देश के नागरिकों की असुविधाएं सुननी पड़ेगी और उनके और हमारे रूल्स को भी मानना पड़ेगा, और कंपनी को ये तय करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का डाटा लेगी, पर ये सब डाटा सरकार की निगरानी में किया जाएगा। Don't your government think that on the name of data protection, your government is hampering someone's private life? Your government is interfering in someone's personal space. Do your government think कि this is legal? आप अपने भारत की जनता की, लोगों की जासूसी कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं हम निगरानी के नाम पर जासूसी कर रहे हैं, हम ये जासूसी नहीं कर रहे हैं। हमें इसी सोशल मीडिया से ही पता चलता है कि कौन देश विरोधी हरकत कर रहा है। कि जब आपका डाटा बाहर देश में सेव होकर रहा है, आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें आपको डाटा देने से आपका प्रॉब्लम है। किसने कहा कि दूसरी कंट्रियों में हमें डाटा देने से प्रॉब्लम नहीं था? अगर वो डाटा फॉरेन कंट्रीज के हाथों में होता तब भी हमारा डाटा लीक हो रहा था, तब भी डाटा चोरी हो रहा था। आपने ऐसा क्या काम कर लिया कि लोग आपके पर भरोसा कर कर अपना पर्सनल डाटा, अपना पर्सनल स्पेस गवर्नमेंट को क्यों देगी? जब आपका एक व्हाट्सएप में प्रॉब्लम होता है तो आप आकर इंडिया में बोलते हैं, ना कि जाकर व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका पे बोलते हैं। तो अमेरिका आपका कंप्लेंट सुनने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो हमारे इंडिया का लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा डाटा यदि यहाँ पर सेव होकर रहे तो हम आपके प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। ऑनरेबल चेयरमैन मैम, आई वांट टू से टू द रूलिंग पार्टीज दैट हम हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट को डाटा दे देंगे, बस गवर्नमेंट हमें इस बात की गारंटी दे दे कि हम जो डाटा गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो प्राइवेट से पब्लिक ना बन जाए। एंड द अनदर पॉइंट इज दैट लुकिंग समवन प्राइवेसी इज अ क्राइम एंड ऑल्सो इलीगल। जब सरकार खुद इलीगल काम करती है तो वो जनता को इलीगल काम करने से कैसे रोकेगी? हम आपकी गारंटी दे सकते हैं, और इस गारंटी में हम ये बोलना चाहते हैं, एक नया समिति का गठन होगा जिसका नाम होगा डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, DPA, जो एकदम स्वाधीन। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि एक नया समिति का गठन होगा जिसका नाम होगा DPA, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हम कैसे उनके विश्वास कर ले कि आपका DPA करप्ट नहीं होगा? हम कैसे विश्वास कर ले कि आप हमारा प्राइवेसी को सुरक्षित करके रखेंगे? मैं
आपको ये बताना चाहूँगी कि डीपीए का फॉर्मेशन स्पेशली आपका डेटा सिक्योर करके रखने के लिए हो रहा है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वो डीपीए ही करप्टेड होगा, आपका डेटा लीक करेगा। बता सकती है कि आपकी डीपीए कैसे काम करेगी? कैसे बोल सकते हैं कि आपका डीपीए करप्टेड नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हैं आपका डीपीए करप्टेड नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हैं? तो आपका डीपीए करप्टेड नहीं होगा? आप कैसे बोल सकते हैं? Respected members, please. Honorable members, every member has allotted their seats. Today voting will go through arguments. These vote will only social media 2022. Honorable members will cast their vote yes or no abstain. All the honorable members will vote from their seat and they will raise their cards. We will record their opinion as per their cards. Honorable members can change their opinion through the voting period, but after the voting time is over, their opinion will be recorded and can't be changed. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Whether the government will pass the social media regulation bill for the citizen of the country, those who will be in favor will say aye, those who will be not in favor will say no. The voting process is on. I request all the members not to speak among yourselves and don't create any type of disturbance. Please keep yourself in your respective seats. Now the voting should proceed. Those who are in favor say aye. Aye. Say aye. Aye. Say aye. Aye. Those who are not in favor say no. Say no. Say no. Madam, with your kind information, I like to report Rajya Sabha meeting on the 18th November 2022. The social media bill was passed. I leave the copy of the bill on the table. Now the bill is also passed. The House is adjourned up to 19th November.